बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है केवान हामिद। ओवर द फेंस के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। प्रोग्राम होता है जी रिगार्डिंग ऑल इश्यूज नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो बॉर्डर के इस पार भी होते हैं उस पार भी होते हैं। पाकिस्तान फ्रंट पे क्या हो रहा होता है जिसकी वजह से हमारी ग्लोबल परसेप्शन इफेक्ट हो रही होती है। और आजकल का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जो मेरे ख्याल से हर टाइम का एक हॉट टॉपिक रहा है, महंगाई, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक क्राइसिस। हम हर मुख्तलिफ लेवल के इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर चुके हैं। हमारा मुल्क का जो थ्रेशोल्ड है वो वक्त के साथ साथ बढ़ता भी गया, ऊपर बोझ भी बढ़ाया गया है, आम आवाम के ऊपर बोझ भी बढ़ाया गया है। लेकिन बोझ को फिर भी समहाउ द अदर किसी ना किसी तरीके से हमने बर्दाश्त किया, आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। आने वाले वक्तों पे हमारी कौम से यही उम्मीद है कि थोड़ा सा मजीद भी हम बर्दाश्त, एक्सपेक्टेशन यही उम्मीद ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस भी थोड़ी सी बढ़ेंगी, थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगी, थोड़ी बहुत बेरोजगारी भी हमें शायद फेस करने को मिले। इसके हवाले से सोल्यूशन क्या है, क्या लाएमल इख्तियार किया जा रहा है, पॉलिटिकल फ्रंट पे कितने हेड ज्वाइन हो रहे हैं, सोल्यूशन कितना है एज अ नेशन, ये हम डिसाइफर करते हैं हर प्रोग्राम में। हर हफ्ते आके प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करते हैं हमेशा की तरह डॉक्टर सजाद बुखारी। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम केवान भाई। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये अपनी जगह, इसके अंदर एक पॉलिटिकल ड्रामा भी चल रहा है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही है, मुकालमा भी चल रहा है बीच में जी। कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफिशियली ऑफ दिस प्रोग्राम, परवेज़ मुशर्रफ साहब की तरफ से एक ऑब्वियसली चाहत का इजहार किया गया कि ही वांट्स टू कम बैक होम। अभी काफ़ी तबीयत उनकी नासाज हो चुकी है, फैमिली की तरफ से भी इजहार किया गया है, जिसके अंदर पॉलिटिकल फ्रंट में अगर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने भी ट्वीट किया है कि उनकी कोई पर्सनल, उनकी कोई एनिमोसिटी नहीं है उनके साथ, कोई इस तरह की विंडिक्टिव नहीं है। वो चाहेंगे उनकी सेहत बेहतर हो और वो घर आके अपने वापस मुल्क आके वक्त गुजारें। ISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। सर, कैसे देखते हैं इन सारी स्टेटमेंट्स को, कैसे देखते हैं इस सिचुएशन के अंदर इस पूरी चीज़ को होते हुए? क्योंकि सबसे पहला लिंक जो एक एनालिस्ट भी बनाएगा, एक जर्नलिस्ट भी बनाएगा, नवाज शरीफ के साथ बनाएगा कि उन्होंने ही कहा है कि उनको आना चाहिए, लेकिन अपने केस में वो क्यों नहीं अप्लाई करते ये वाली चीज़। अच्छा, इसमें केवान भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने आवाम को मजीद बर्दाश्त का जो है आपने तलकीन और हौसला और सब्र की आपने तलकीन उनको कर दी है। एक तो वो बड़ी अच्छी बात आपने की है, क्योंकि आपने एक दफ़ा उन्हें कह दी, सिर्फ आपने ये नहीं कि घबराना नहीं। अच्छा, दूसरा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से इसके दो पहलू हैं। एक पहलू वो जिसे आपने उजागर किया कि खुद नवाज शरीफ क्यों अपेयर नहीं होते और वो परवेज़ मुशर्रफ साहब के लिए, लेकिन मैं इसका फिर एक दूसरा पहलू जिसे देखता हूँ, क्योंकि हमारा हमेशा एक क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और तनकीद करता हूँ, खुल के तनकीद करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आज मुझे नवाज शरीफ की, कम अज़ कम PMLN की नवाज शरीफ जो है उन्होंने तनकीद का मौका नहीं दिया और आज एक बहुत अच्छा गुडविल जेस्चर और एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट किया है उन्होंने ये अपनी ट्वीट करके। आपको पता है सबसे ज्यादा ओपिनियन कैसे मैटर क्यों करता है इस केस के अंदर? नहीं, वो इसलिए भी मैटर करता है डेफिनेटली। अगर हम कुछ भी कह दें, इस वक्त भी PMLN जो है वो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ ही PMLN है, हुकूमत भी नवाज शरीफ है और नवाज शरीफ ही हुकूमत भी है। तो हम ये समझे कि सपोजिटली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ गई। ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट आ गया, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको स्टेटमेंट, और रियासत पाकिस्तान का भी इसमें मैसेज साथ में शामिल कर दें। उन्होंने कहा है कि जी वो आ सकते हैं। उन्होंने देखिए सबसे ज़्यादा जो परवेज़ मुशर्रफ की वजह से सबसे ज़्यादा उन्हें नुकसान उठाना पड़ा, जलावतन हुए, फिर उनको अडियाला वगैरह की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया। और उन्होंने साथ में एक बहुत बड़ी बात भी उन्होंने कह दी कि हम जिस सदमे से गुजरे हैं या हमारा ख़ानदान जिस तकलीफ से गुजरा है, हम नहीं चाहते कि कोई और इस तकलीफ से गुजरे। ये एक ऐसा अच्छा प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज आपस में सियासी इख्तिलाफ ज़रूर करें, करना भी चाहिए, सबका राइट है, लेकिन जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, इंसानी बुनियादों पर जो है, वहाँ पर कम से कम इस तरह का पैगाम ज़रूर देना चाहिए। और जनरल परवेज़ मुशर्रफ इस मुल्क के साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इस मुल्क के। अब वर्दी वाले मामले में मैं नहीं पढ़ता। फिर ये आर्टिकल 6 का उस पर मुकदमा भी दर्ज करते हैं। दूसरे भी जो उनके साथी होते हैं, जो दूसरी मिसाक जमहूरियत वाली पार्टी है, वो फिर उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर कहते हैं हमने निकाल भी दिया, फिर वो गार्ड ऑफ ऑनर भी उनको देते हैं। जबकि ये मैंडेटरी कहा जाता है, लेकिन ये मैंडेटरी आरिफ अलवी के लिए भी नहीं नजर आएगा आपको, ना ही ममनून हुसैन को, ना ही उससे पहले जो हमारे सदूर तारड़ साहब तक किसी को जो है ये मैंडेटरी गार्ड ऑफ ऑनर नहीं मिला, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब को मिला था। लेकिन इसमें केवान भाई एक और अच्छा पहलू है, पीपल्स पार्टी ने भी वही लाइन रखी है और उन्होंने भी इंडोर्स किया है कि जी परवेज़ मुशर्रफ साहब बिल्कुल यहाँ आ सकते हैं। उनके कितने स्टेक्स हैं इस चीज़ के अंदर वैसे पीपल्स पार्टी के हवाले से आज मुझे लगा कुछ चमगोइयाँ भी मीडिया में हो रही हैं। खुदारा, एक तो ये चमगोइयाँ हमारे सोशल मीडिया की ये जो फेक अकाउंट है ना, ये बहुत अजीब अजीब किस्म की चमगोइयाँ पैदा कर देते हैं कि जी आसिफ अली जरदारी को और बिलावल साहब को बड़ा इससे झटका और बड़ा खतरा पड़ गया है कि जी परवेज़ मुशर्रफ आ रहे हैं
तो लगता है ऐसे कि शायद परवेज मुशर्रफ विल बी द पार्ट ऑफ ये जो अब रिजीम है, अपकमिंग जो भी होगा। तो मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनका आने का हक है। देखिए वो इस वक्त अलील है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत नासाज है, उन्हें आना चाहिए, उनका मुल्क है, उनकी मिट्टी, उनका वतन है, वो आएँ यहाँ पर अपना इलाज भी करवाएं, अपनी ट्रीटमेंट भी करवाएं। जो इस सारी सिचुएशन के अंदर आईएसपीआर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसको कैसे देखते हैं? आईएसपीआर की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, मैं एक बात आज यहाँ पे वाजे करते चलूँ, हमारा फौज वाहिद एक ऐसा इदारा है, हमारा इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे चाहे कोई सूबेदार हो और फिर आर्मी चीफ तक हो, सब की जो है वो एक रिस्पेक्ट हमेशा रहती है और उनका रिगार्ड किया जाता है। इवन के बाज़ औक़ात हमारे कुछ साथी भी हैं, दोस्त भी हैं, नाराज़ ना हो जाए, मैं कहता हूँ जनरल कभी रिटायर नहीं होते, ठीक है, कहीं एनडीयू की शक्ल में आ जाते हैं, कहीं थिंक टैंक्स की शक्ल में आ जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं किरदार रहता है। एज ए आर्मी चीफ और सिपा सालार जो कि उनकी फौज की कमांड वो संभाल चुके हैं, तो फौज को ये करना था और वो हमेशा अपने जो आर्मी चीफ होते हैं या जो अपने जनरल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं और उनके लिए राहें हमवार करने की पूरी कोशिशें की। पहले क्यों नहीं किया है? अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, एक पेज पर है, अच्छा पेज एक ही जगह है, टाइट हो रहा है। तो इस आप एक्सपेक्ट करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाले दिनों में या फिर आने वाले चंद घंटों में जो ट्विटर सैवी, सोशल मीडिया सैवी पीटीआई एक पार्टी है, वो भी इस ट्रेंड के अंदर आना तो चाहेगी? एक कमेंट तो देना चाहेंगे खान साहब? मेरे ख्याल से खान साहब ना सही, उनके सेकंड टियर के जो भी लीडरान हैं, इस पर कमेंट बनता है नहीं बनता है? क्योंकि बड़ा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के वाले से आपने एक पूरी एक चीज़ को नैरेटिव इस्टेब्लिश की है, तो डोंट यू थिंक कि इसके अंदर भी जंप इन करके कोई करना चाहिए, आना तो चाहिए कोई कमेंट? अक्सर देर कर देते हैं खान साहब, अक्सर देर कर देते हैं, लेकिन उनके जलसों में, उनकी स्पीचेस में, उनकी नैरेटिव एस्टैब्लिश करते हुए भी काफी ज्यादा बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को परवेज मुशर्रफ साहब की प्रोटेक्शन के लिए आगे भेजा हुआ था। आपको याद है वो जस्टिस सेठ मरहूम का जो डिसीजन था, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उस पर बहुत ज़्यादा, इवन की कुछ जज साहिबान को तो उन्होंने नफसियाती मरीज़ भी करार दे दिया, और बड़े फवाद चौधरी साहब और उनकी पूरी टीम, और फिर दूसरी जानिब वो बार बार खड़े होकर जो है वो एनआरओ का मुजरिम भी जो है परवेज मुशर्रफ साहब को बार बार करार देते हैं कि इन्होंने दोनों सियासी जमातों को एनआरओ दिया, और फिर ड्रोन अटैक का कसूरवार भी उन्हीं को करार देते हैं, और मुल्क के अंदर जो है जो ऑपरेशंस किए गए जो अपने लोगों के खिलाफ, वो बकौल उनके जो कहते हैं उसको भी मरूद इल्ज़ाम परवेज मुशर्रफ को ठहराते हैं। तो लेकिन कन्फ्यूजन है, यहाँ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की कोई गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से उन्होंने इतना बिल्डअप अप कर लिया इन सारी चीज़ों के बेसिस पे, तो अब तो कोई एक सॉफ्ट स्टेटमेंट की मेरे ख्याल से गुंजाइश ही नहीं रही पीटीआई की तरफ से। अब मेरे ख्याल मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जर्नलिस्टिकली अगर आप इसको देखें, जो एक नैरेटिव बनाया है जो बड़ा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि उसकी वजह से पॉपुलैरिटी ग्राफ भी ऊपर गया, उसको कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे सॉफ्ट हैंड दे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मोहसिन पाकिस्तान जिसे हम हमेशा कहते हैं, बेशक वो कि बहुत कंट्रीब्यूशन दीगर हमारे साइंटिस्ट का भी रहा है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हमारे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की तदफीन से लेकर अब तक का मरला आपको याद होगा, कहाँ आपको कुछ नज़र आया, कोई घर तक जाना, फिर उसके बाद बल्कि सीदी की डेथ हुई, उसी दिन कराची में वो जलसा भी कर रहे थे, उन्होंने वहाँ पे ज़रा बराबर एक स्टेटमेंट तक भी उन्होंने नहीं दी। तो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से वैसे खान साहब के साथ ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई स्टेटमेंट दे देना, मेरे ख्याल में इसके कभी इम्कान है, क्योंकि लास्ट टाइम वो सिर्फ एक ही दफ़ा हुआ था जब शेरी रहमान की आंखों से आंसू निकले थे कि नवाज शरीफ वाकई बहुत बीमार हैं, तो ख़ुद भी खान साहब को बहुत तरस आ गया था और उन्होंने कहा था उनको वतन से आप भेज दें, उनके प्लेटलेट्स बहुत रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि वैसे वो टाइमिंग खो चुके हैं, उन्हें इस टाइमिंग में इंडोर्स करना चाहिए था, मेरी जाती राय है। सर इस वक्त हमारे साथ भवन दास साहब मौजूद हैं, पीएमएलएन के एमएनए हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। भवन दास साहब बहुत बहुत शुक्रिया खैबर न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर डिस्कशन हो रही है परवेज मुशर्रफ साहब के हवाले से, उनकी वापसी के हवाले से कंसिडर किया जा रहा है, काफ़ी लोगों ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इसको सराहा है, इस पर्टिकुलर डिसीजन को। सर कैसे देखते हैं आप? जी, परवेज मुशर्रफ साहब की जो वापसी के बारे में मियां साहब की स्टेटमेंट है, वो तो आपको पता है कि बड़ी वाज़ेह है। उन्होंने बड़ी एक वसी अलकल्बी का मुजाहरा किया मियां साहब, और मियां साहब की का जो आपने एक परसेप्शन है या एक इमेज है, वो इस बात पे है कि उन्होंने कभी भी कोई रिवेंज पे कोई मतलब कि वो नहीं रखी अपनी सियासत। उनका बहुत ही अच्छा वो अपना है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ये होना भी चाहिए, और मियां साहब के अलावा बाकी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जिनको रंज है परवेज मुशर्रफ साहब से, तो उनको भी ये मुजाहरा करना चाहिए, और वो उनका वतन है, आना चाहिए। और वो अभी सुनने में ये आ रहा है कि अलील भी हैं, तो उनको जरूर आना चाहिए अपने वतन में। भवन दास साहब, डॉक्टर सजाद बुखारी मुखातिबों के वान भाई ने भी आपसे यही बात की। मैं थोड़ा सा
इसका एंगल थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। आपने कहा वो रिवेंज की बात कभी भी नहीं करते। DGISPR की स्टेटमेंट के बाद ये ट्वीट का सामने आना, तो हम ये समझे कि अस्करी और सियासी क़यादत एक पेज पर है, या हम फिर समझे कि एक पेज पर है? देखिए, अस्करी क़यादत हमेशा गवर्नमेंट के पेज पे ही होती है। उनकी एक नो डाउट के एक अस्करी हमारी जो अस्करी फोर्सेज हैं, जो हमारे इदारे हैं, वो पिलर हैं, वो स्टेक होल्डर हैं। तो जो भी स्टेटमेंट आएगी, जाहिर है कि एक पेज पे होने पे ही आएगी। तो मियां साहब का या गवर्नमेंट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहा कि अस्करी क़यादत का क्या ट्वीट आ रहा है। या तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छा एक कदम होगा कि ट्वीट आने के बाद भी अपना, उनसे पहले भी इनकी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो वो जो बयानात हैं, उनसे भी आप अखज़ कर लें नतीजा। तो कभी भी इस चीज़ पे कोई फोकस नहीं किया हुआ है कि कोई हमारा कोई बदतर से बदतर भी दुश्मन हो, उनसे भी कोई रिवेंज किया जाए। नहीं, एक जो है ना रिकॉन्सिलेशन की जो पॉलिसी है, थोड़ा सा इस पे जरा हार्श सवाल तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है इसके अंदर। सर, मीडिया के हवाले से भी यही पॉलिसी है, जर्नलिस्ट के हवाले से भी यही पॉलिसी है। वहाँ थोड़ी विंडिक्टिवनेस थोड़ी बहुत नजर आई है रिसेंट पास के अंदर, सेलेक्टिव थोड़ी बहुत हमें नजर आई है लोगों को। जर्नलिस्ट के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि जो पार्टी है आपकी जब से हुकूमत में आई है, तो ज़रा सिलेक्शन बेस्ड इसमें चीज़ें नज़र आ रही है। फेवरेटिज्म भी है थोड़ी बहुत, उन जर्नलिस्ट के खिलाफ भी जाया जा रहा है, कुछ मीडिया चैनल्स के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा एक्टिवली गवर्नमेंट क्रिटिसाइज करती हुई नजर आई है और प्रेशर डालते हुए नजर आई है। तो ये वाली चीज़ अगर यहाँ अप्लाई करें तो यहाँ तो इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से फेवर में नहीं जाती PMLN के। देखिए, कहीं पे भी किसी भी इदारे में, किसी भी जगह पे भी कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में कोई इन्वॉल्व हुआ तो उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, वो कानून अपना रास्ता बनाएगा। तो मेरे ख्याल में ये हर बंदे का अपना अपना सोचने का, देखने का जाविया अलग अलग है। तो इस पे आप ये कतई नजर के आप ये जर्नलिस्ट है, ये किसी और इदारे से वाबस्ता है, तो मेरे ख्याल में ये हमारी ये चंद लोगों की सोच तो हो सकती है। अब सोच पे तो पैरा नहीं लगा सकते ना, मगर ये हमारे उसमें अपना मोटिव में नहीं है, मैनिफेस्टो में नहीं है, कोई किसी प्रोग्राम में नहीं है कि किसी को बिला वजह कोई तंग किया जाए। अच्छा बवंदास साहब, आपने कानून के रास्ते की बात बताई। डेफिनेटली ना उससे आपका कोई सरोकार है ना किसी और का सरोकार है, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। हाँ। तो क्या ये जो एग्जिस्टिंग केसेस हैं, जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ नहीं हुए हैं केसेस, आर्टिकल 6 वाला भी है, जस्टिस सेठ वाला भी है, आई थिंक वो मुकदमा भी एग्जिस्ट करता है अभी तक, तो फिर वहां पे कानून अपना रास्ता लेगा। आप तो गुडविल जेस्चर दे रहे हैं, तो फिर कानून को आप तो नहीं रोकेंगे ना कि वो अपना रास्ता ले? बिल्कुल लेगा। और मैं देखे ना, यहाँ पे कानून मेरे कहने पे या आपके कहने पे या किसी और कहने पे थोड़ी रास्ता लेगा। कानून को जो अच्छा लगेगा वही डायरेक्शन लेगा। कानून को जो व्यापक कानून नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, तो उसका मेरे ख्याल में मेरा या आपकी राय नहीं ली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भवनदास साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भवनदास साहब, अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए, क्लैरिटी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये जो आखिर में आपने थोड़ी बहुत बात की, शरारत की, नहीं, इसमें तो फिर एक बहुत मेजर किस्म का डाउट आ जाता है। जिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की आप ही बात कर रहे थे, आप उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करके एक और पॉसिबिलिटी को सामने रख रहे हैं कि ये जो कानून के बेसिस पे जो उन पे अब अप्लाई होता है, देखिए ये तो टेक्निकलिटीज है ना, उसकी गारंटी कौन देगा सर? उसकी कौन गारंटी देगा? गारंटी सर इस मुल्क में कौन, मतलब कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इमोशनल ग्राउंड्स के ऊपर सौ बिस्मिल्लाह ओपन आर्म्स वाली आप एक जेस्चर दे रहे हैं, लेकिन जैसे वो यहाँ लैंड करेंगे उसके बाद जाके क्या होगा? मुझे आप थोड़ी देर के लिए भी केवान भाई खुश नहीं होने देते। थोड़ी देर के लिए मुझे समझ लिया, वी आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट आइडियल सोसाइटी। हम एक आइडियल सोसाइटी में रहते हैं। थोड़ी देर के लिए मुझे तस्वर में खुश हो लेने दें। लेकिन कानून अपना रास्ता खुद बनाता है, शख्सियत पे नहीं होता। ये टेक्निकलिटी तो नहीं, ये तो रियलिटी वाली बात है। मेरा मतलब बस आप वही समझ, रियलिटी सजेस्ट कि वो जो सेल्फ एग्जाइल में गए थे, किसी वजह से गए थे, वो वजह आज भी उतनी ही एग्जिस्ट करती है, उन्हीं ग्राउंड्स पे उतनी ही एम्फेसिस है उस चीज के ऊपर। क्योंकि अगर उस वजह को इग्नोर किया जाएगा तो फिर बेगम कुलसूम साहिबा फौत हुई, यही सब कुछ हुआ। बेगम कुलसूम साहिबा फौत हुई, तदफीन का मामला था, ठीक है, वहां पे भी तो कानून का यही मामला था, वहां पे भी गुडविल जेस्चर का मामला आड़े आ सकता था, लेकिन कानून अपना रास्ता लेता है ना सर। कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, मौजूद है, मेरे लिए तो ये सवाल ये कि अभी तक कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं, उसका क्या होगा?
सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्रोमाइज होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप इमोशनल ग्राउंड मैं इसमें और मजीद मैं हमारे ख्याल मैं और आप इतना ही कह सकते हैं, इससे ज्यादा मैं और आप कह भी नहीं सकते। सर ये ऑन रिकॉर्ड हो चुका है, मैं दोबारा ये निकालूंगा किसी दिन एक शो के अंदर, मैं दोबारा ये बात जरूर रिपीट करवाऊंगा और मैं तब आपसे क्योंकि ये भवन दास साहब को मैंने नहीं कहा, उन्होंने खुद कहा कि कानून अपना रास्ता लेते हैं, शख्सियत पे कोई डिपेंड नहीं करता, तो मैंने कानून की बात की, अगर कानून रास्ता लेते तो यहाँ पे क्या होगा। सर वो ट्वीट की स्क्रीनशॉट ली है किसी ने मियां साहब की? जी सर, वो तो आजकल उसका बड़ा चर्चा ट्रेंड बना हुआ है। चले इन ग्राउंड्स पे, अगर इन्हीं ग्राउंड्स पे सब कुछ होना शुरू हो गया और सियासत के अंदर होना शुरू हो गया, आई थिंक वी आर हेडेड इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वेंजेंस, विंडिक्टिवनेस, पर्सनल लेवल पे ये सारी चीज़ें होना हमने रीसेंट पास्ट में बहुत ज़्यादा देखा है। एंड मैं बड़ा फ्रैंकली कहूँगा पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर हमने इसको बहुत ज़्यादा मजीद मतलब कि फ्रीक्वेंसी से देखा है, क्योंकि नेम कॉलिंग, पर्सनल रिमार्क्स एंड टू दैट मैटर घरों के अंदर भी मतलब कि घुसना शुरू कर दिया, लिटरली भी घुसना शुरू कर दिया, पर्सनल रिमार्क्स भी आना शुरू हो गए, फैमिली वाले रिमार्क्स आने शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की भरमार होनी शुरू हो गई। जो ट्रेंड्स जो आने शुरू हो गए वो ऐसे ट्रेंड्स थे जो टीवी पे आके मेंशन भी नहीं कर सकते थे, ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया। उस सब के बाद एकदम से अगर ये एक जेस्चर है और एक ट्रेंड सेट करने की एक कोशिश की जा रही है, तो मैं वापस उसी बात पे आऊँगा कि फिर पीटीआई नीड्स टू जंप इन ऑन दिस, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म पीटीआई का एक बड़ा कांस्टेंट रहा है ये जो तरीका है एक इशू को एड्रेस करने का, ये जो मुकालमा करने का तरीका है, वो जो बहस में आने का एक तरीका है, इट्स नॉट अ पॉलिटिकल डिबेट, इट बिकम्स अ पर्सनल डिबेट। सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पीटीआई के कारकुनों पे आया है, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म पीटीआई के लीडर्स पे भी आया है, उनके एमएनएस पे भी आया है, जो भी को टीम का हिस्सा उन पर ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म आया है स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप, कि जिस तरीके से एड्रेस किया जाता है एक चीज़ को, इट बिकम्स मोर ऑफ अ पर्सनल थिंग देन द इशू इटसेल्फ। इस वक्त इशू के हवाले से मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे यही सवाल पूछा था, इशू के हवाले से खान साहब हिमसेल्फ कितने सेंसिटाइज नजर आ रहे हैं? इन्फ्लेशन की बात कर लें, इकोनॉमी की बात कर लें, मुल्क के हालात की बात कर लें, इन सारी चीज़ों के वजह से क्या वो सेंसिटाइज है या फिर ही इज मोर कंसर्न कि ये कौन हैंडल कर रहा है सिचुएशन? सर एक तो पब्लिक सेंटीमेंट के हवाले से परवेज मुशर्रफ साहब का जो है वो बड़ा अहम है, सिंपैथी का, जो इसमें हमेशा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कानून रास्ता, भले भवन साहब बोलते रहे मेरे भाई हैं, लेकिन मैं उनकी बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं करता कि यहाँ कानून रास्ता खुद नहीं लेता, कानून का रास्ता बनाया जाता है कि आपने कहाँ से गुजरना है, पानी के रोक खुद बनाया जाता है, उसका रास्ता कानून हमारा बना भी ऐसे इमरान खान साहब की बात है, अगर तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स जिसने भी करनी होती है उसमें एक चीज़ बड़ी आम होती है कि अगर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, अगर आप देख लें इस वक्त पंजाब में भी आप देख लें कि बजट पास नहीं होने दिया जा रहा, तो बजट फॉर व्हाट, किसके लिए? पब्लिक के लिए ना, पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही है, दे आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं, वो वजह जिस वजह से पास नहीं हो रहा है पता चल जाता है, क्योंकि ये पोलियो पॉलिटिक्स, इसको मैं कहता हूँ ये आजकल पोलियो पॉलिटिक्स चल रही है, ये अपाहज किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है, क्योंकि ये पोलियो पॉलिटिक्स इसलिए कि अगर आप चलो इशू बेस्ड भी पॉलिटिक्स करते हैं, पूरी दुनिया में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जहाँ पे पब्लिक सेंटीमेंट शामिल हो जाता है, या यहाँ पर ओवरऑल अगर हम बात करें तो इज्तिमाई मफाद जिसकी हम बात करें, तो उसमें हमें कम से कम पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। या सियासत में जो सबसे ज्यादा अहम है टाइमिंग, जैसे बदकिस्मती से चौधरी निसार साहब की टाइमिंग की मैं बात करता हूं, मुस्तफ़ा कमाल की टाइमिंग की मैं बात करता हूं, शहबाज शरीफ की इवन की मैं टाइमिंग की बात करता हूं, पॉलिटिक्स में ये बड़े कमजोर है, इनकी टाइमिंग बहुत खराब है। खान साहब सिवाय इस लेटर गेट के, बाकी खान साहब की पॉलिटिक्स को भी मैं यही कहूंगा कि बस मैं देर कर देता हूं। ठीक है, लेकिन आपने जो लफ्ज यूज किया ना इज्तिमाई मफाद के हवाले से, अब इज्तिमाई स्ट्रगल है इस वक्त पूरी कौम की, इज्तिमाई एक क्राइसिस है, उस के बेसिस पे सारे उतने सेंसिटाइज नजर नहीं आ रहे और उसके ऊपर नहीं बात कर रहे। इट्स मोर अबाउट कौन डील करेगा कौन नहीं डील करेगा। ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम ऑफ द फेंस के अंदर। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सज्जाद बुखारी। हम डिस्कशन कर रहे हैं करंट पॉलिटिकल, करंट इकोनॉमिक, करंट इन्फ्लेशन, करंट क्राइसिस, करंट अवाम का हाल, सारी चीज़ें नीचे बार में जा रही हैं डॉक्टर साहब, सारी चीज़ें नेगेटिव में जा रही हैं, मज़ीद जाई जा रही हैं, डॉलर भी ऊपर जाई जा रहा है। रुकने का कोई हमें इस वक्त फ़िलहाल कोई मतलब कि हमें उम्मीद नहीं रख सकते। वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, पेट्रोल ने भी थोड़ा ऊपर जाना है, प्राइसेस ने भी ऊपर जाना है, इन्फ्लेशन ने ऊपर जाना है, डॉलर ने भी मज़ीद ऊपर जाना है। कोई बार सेट कर सकते हैं डॉक्टर साहब? ये हम माजी में भी देखते हैं, जब एक ऐसा ऐसा ऊपर जा रहा होता तो कहीं जाके रुकता है। हम कोई टाइमलाइन के हिसाब से बार सेट कर सकते हैं कि यहाँ तक तो जाना ही जाना है, तो पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं? कोई बार है? देखिए, श्रीलंका और नेपाल और भूटान, मालदीव्स की बात, बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेशन 5 से 6 है, उससे ज़्यादा नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर डॉलर 100 लेस देन 100 रुपीज़ है। इसी तरीके से दीगर ममालिक में भी है। तो ये कोविड जो है सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आया, ये कोविड की बार बार बात है, ये अखराजात कम नहीं किए गए पिछली गवर्नमेंट में, ये बात हमें माननी पड़ेगी।
प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा था, शाहाना प्रोटोकॉल था, अखराजात बहुत ज़्यादा थे, उसका बैलेंस हमारा नहीं रहा। हमारा फिक्स्ड जो डेफिसिट था एक वो, दूसरा हमारा ट्रेड डेफिसिट, ये दो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ शाखर्चियाँ भी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो हमें इस वक्त समझनी है कि पता नहीं ये विजन किस बला को कहते हैं, मैं आज तक समझा नहीं इस विजन को कोई डिफाइन करे। एक विजन तो वो था जिसके बाद हमने एक मुल्क हासिल किया, वो विजन समझ आती है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक विजन था, एक आइडियोलॉजी भी थी, एक नज़रिया था, एक नज़रिए की बुनियाद पे बना भी। दो ही मुल्क थे पूरी दुनिया में जो मज़हब के बुनियाद पे एक नज़रियाती तौर पर बने, एक पाकिस्तान और एक इजराइल बना। उसे तो हम मुल्क खैर तस्लीम करते नहीं, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि ये तवीलुल मुद्दती प्लान जो किए जाते हैं ना केवान साहब, ये एक कलीलुल मुद्दती होते हैं, एक तवीलुल मुद्दती होते हैं। इन्होंने जितने भी किए शॉर्ट टर्म फॉर पॉलिटिकल, इन्होंने पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़, यानी ये कि वोट के हुसूल के लिए इन्होंने तमाम के तमाम हरबे इस्तेमाल किए सियासी जमातों ने कि हमें अपकमिंग इलेक्शन में जो है वो कितना वोट मिल सकता है। अगर हम तवीलुल मुद्दती को हिकमत अमली बनाते हैं 30 ईयर्स 40 ईयर्स 50 ईयर्स की अगर हम हिकमत अमली बनाते हैं जो इनकम जनरेट करे, हमने कोई ऐसा काम नहीं कि हम एग्रो बेस्ड इकॉनमी की बात करते हैं, महज ये बकवास है, ये झूठ है, हमें नहीं कहनी चाहिए ये बातें। हमने एग्रीकल्चर को पिछले 13 सालों से इतना मुतासिर किया है कि हमारी जो ज़रई पैदावार, जो हिंदुस्तान में ज़रई पैदावार कम हो रही थी और हमारी ज़रई पैदावार बढ़ रही थी, हमारी ज़रई अजनास की कीमतें कम थी। आज हम कहाँ खड़े, हम गंदम में, खान साहब आपके सामने कह रहे हैं कि हमें इतना भी ख्याल नहीं आता, खान साहब कहते हैं जी हमने इंपोर्ट करनी है गंदम, हम रूस से गंदम खरीदने के लिए जाएंगे। आप एग्रो बेस्ड इकॉनमी, आपने क्या किया? जनरल अयूब खान के बाद शायद ही कुछ लोग आए हों जिन्होंने पंजाब में ज़रई ज़मीनों को मज़ीद आबाद करने के लिए, जिस तरह एक नहरी निज़ाम बनाया गया और जिस तरीके से दीगर जो हमारे ट्राइबल सोसाइटी, ट्राइबल प्रोविंस वगैरह हैं, वहाँ पर जो है वो केनालों का सिस्टम होता है और उसके साथ साथ वहाँ पे एक प्रॉपर डिले एक्शन डैम और चेक डैम्स बनाए जाते हैं। हमने अपनी एग्रीकल्चर को तबाह किया, हम एग्रो बेस्ड इकॉनमी भी नहीं है। तो आपके लिए ऐसे क्या पॉलिसी क्या थी, प्रायोरिटी क्या थी डेवलपमेंट के हवाले से? अगर एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं थी तो फिर क्या थी? कौम बनानी थी, ये कौम बन गई ना सर। आप देखें इतनी जबरदस्त कौम बनी है, गाली गलोच चल रहा है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दो, एग्रीकल्चर आग लगाओ। एक एग्रीकल्चर एक चीज होती है, टेक्नोलॉजी एक चीज होती है, यूथ में इन्वेस्ट करना, टूरिज्म के हवाले से बड़ी बातें हुई हैं सर, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के हवाले से दिखाया भी गया कि ये इकदाम लिए गए जो पहले नहीं लिए गए। टेक्नोलॉजी के हवाले से बहुत ज्यादा दिखाया गया, साइंस के हवाले से फवाद चौधरी साहब मुझे याद आ जाते हैं, स्पेस तक पहुंचते रह गए सर, हम स्पेस पे जा रहे हैं ना हम सर, मतलब कि लिटरली जाते जाते रह गए थे हम। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है जो पहले नहीं किया गया। तो एट पैरेलल इंडस्ट्रीज पे काम किया जा रहा था जिसमें डेवलपमेंट नजर आ रही थी, तो वो उसको क्यों नहीं आप कंसिडर कर रहे? मैं कैसे कंसीडर करूं? 50 से जायद जो है, आपने देखा होगा पाकिस्तान की तारीख में 50 से जायद मुशीर थे पंजाब हुकूमत के, जो कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी, बुज़दार साहब के 50 बंदे रखने के बावजूद वो 50 के 50 मिलकर सर पकड़ के बैठे रहे कि आखिर हम बुज़दार साहब की कौन सी कारकर्दगी बताएं। उस दिन फयाजुल हसन चौहान साहब का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने तो बड़े खुलकर कहा, उन्होंने कहा आप लोगों को तो पता ही नहीं, तो की पता है जी बुज़दार साहब की कर दे रहे हैं। अब उन्होंने अगर वो कोई खलाई मखलूक है वहां पे जाकर उन्होंने कुछ किया हो, खला में कुछ किया हो, चांद सितारों में कुछ किया, उसका तो हमें नहीं पता, जमीन पे उन्होंने कोई काम भी नहीं किया। अब यहां पर जो सबसे बड़ा मसला है केवान साहब, सबसे बड़ा इशू हमारा क्या है, हम अपनी जात से बाहर नहीं निकलते। हमने इस कौम की बात महज वोट के उसूल तक रखी है कि वो वोट हमें मिल जाए, हम वजारत उज़्मा का प्रोटोकॉल ले लें। सर खान साहब के हवाले से आप ये कह सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली। खान साहब को तो सबसे ज्यादा मसला मुझे खान साहब का तो सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी इसी बेसिस पे कि सेल्फलेस इंसान है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, सब कुछ मिल गया उनको, उसके बावजूद ये क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो बाकियों के पास, इनके पास क्या, मिसाल के तौर पर फिर क्यों आए? जब नहीं चाहिए तो क्यों आए? कौम के लिए आए, कौम के लिए आए, क्या किया? कौम के लिए आ रहे, कौम के लिए सेंसिटाइज है, कौम के लिए फील कर रहे हैं, एहसास है उनका कौम के लिए, कौम के भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उनको क्या जरूरत है सब कुछ करने? नहीं, क्या कर, मतलब उनको आप ये समझते हैं कि वो वैसे ही आगे जबरदस्ती हम पे एहसान कर रहे हैं? मतलब इतने जलसों में खड़े होकर इतनी गर्मी में अगर बातें कर रहे हैं, बार बार जलसे करवा रहे हैं, बार बार कौम के लिए निकल रहे हैं, कौम को भी बाहर निकाल रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, क्यों? कौम को बताए ना कि जी इस दफा शाह महमूद कुरैशी को वजीर आजम आप लोगों ने बनाना है, इस दफा आपने मेरे इस साथी को आपने बनाना है, आप मरूसियत का भी खात्मा कर दें, सब कुछ का खात्मा करें। आप ये कहें इस दफा मेरी पार्टी के अंदर इंटर पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं पार्टी के अंदर इस बंदे को वजीर आजम के लिए नॉमिनेट करता हूं। खान साहब का सबसे बड़ा मसला मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, इलेक्शन 2018 में खान साहब के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था, नाउ और नेवर। खान साहब अगर इस दफा वजीर आजम नहीं बने, वो कभी भी नहीं बन सकते। तो खान साहब को परवेज मुशर्रफ साहब के दौर से लेकर आज तक जो वजारत उज़्मा का कुछ नजरियाती लोगों की जज्बाती वाबस्तगी होती है, मैं उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन हकायक पर बात करनी चाहिए। खान साहब को इस वक्त भी जो सबसे बड़ा मसला है
और ये जो अमेरिका की बात करते हैं, अब ये तो आम फहम है, आपको भी पता है जी। अमेरिका हमारे पास शाहिदा रहमानी साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। शाहिदा साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शाहिदा साहिबा, हमें बताइए, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसको साइड पर रख लेते हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है उसके हवाले से कोई इकदामात है, कोई सजेशन है, कोई सोल्यूशन है करंट जॉइंट हुकूमत की तरफ से, या फिर इस वक्त सिर्फ पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत वाली गुफ्तगू में ही रहना है हमने? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इस वक्त जो क्राइसिस के अंदर इमरान खान साहब जो छोड़ कर गए हैं मुल्क को, जो तबाही के दहाने पर पहुंचा कर गए, उसके बाद अक्लमंदी तो यही है कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, जो सियासी बसीरत रखते हैं, वो मुल्क को उस सियासी बहरान से, माशी बहरान से निकालते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है वो पूरी कोशिश में है कि इस मुल्क को माशी बहरान से निकाला जाए। यही वजह है कि आपने देखा कि चेयरमैन फॉरेन मिनिस्टर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने विजिट्स किए हैं, चाइना के, ईरान के, स्विट्जरलैंड एंड अमेरिका और अदर कंट्रीज वो गए हैं। और वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी का सत्यानाश हो गया था, ना सिर्फ वो बेहतर हुई है बल्कि बहुत सारी उम्मीदें। कोई टैंजिबल असेसमेंट ले सकते हैं हम इन विजिट्स के कि इकोनॉमिक बेसिस पे कोई डील हुई है, कोई मुआहदा हुआ है, कोई फाइनेंशियल रिलीफ के हवाले से कोई होप हम क्रिएट कर सकते हैं? देखिए जी, होप बिल्कुल कौम को सारी उम्मीदें जो हैं इस गवर्नमेंट से हैं, क्योंकि वो तो तबाहाल में थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जी पिछली हुकूमत ने क्या किया, लेकिन जो हकीकत है उसको तो हमें रियलाइज करना है। और आपने देखा कि आज खुद सोचें कि जो 87 बिलियन पे जो कर्ज केपी की गवर्नमेंट ने 2013 में था, आज वो देखें कि जो बजट पेश किया गया है बड़े फख्र से किया गया, वो 887 अरब रुपए का उनके ऊपर कर्जा बढ़ गया। तो ये इनकी पॉलिसी है कि वो केपी के जो सिर्फ 97 अरब का मकरूज था, आज वो 887 रुपीज का मकरूज हो गया। तो पाकिस्तान को ये कहाँ पहुंचा कर गए? अब ये है कि बिल्कुल हमने जो है ना सिर्फ इस वक्त कोशिश की है कि आपने देखा कि वो इक़दाम किए हैं जिसमें ऑस्टेरिटी भी हो, जिसके अंदर मार्केट्स, बाजार, होटल, शादी हाल जल्द बंद किए जाएं, ताकि एक तरफ एनर्जी क्राइसिस है, दूसरी तरफ जो हमारे कौमी खजाने पे बोझ पड़ रहा है। और जिस तरह इंटरनेशनल मार्केट में तेल ऑयल प्राइसेस बढ़ गए थे, और इन्होंने अपनी इक़्तिदार को बचाने के लिए जिस तरह ऑयल प्राइसेस को एक IMF के साथ जो डील करके फिर उसके साथ इन्होंने रुखगर्दानी की माहदे से, उसका पाकिस्तान की साख को बहुत असर पहुंचा। यही वजह था कि कोई हम पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को दोबारा इस मुआशी गर्दाब से निकालेंगे और तरक्की के रास्ते पे डालेंगे। शाहिदा रहमानी साहिबा, डॉक्टर सजाद आपसे मुखातिब हूँ। ये बताइएगा कि आप बिलावल भुट्टो साहब के भी बहुत करीब रहती हैं, और इसके अलावा स्पीकर साहब के साथ भी डेफिनेटली आपके पास हमेशा अंदर की खबर होती है, हमारे साथ आप हमेशा शेयर भी करती हैं। हमारे प्रोग्राम से जो है आप दीगर जमात के लोगों को भी माशाल्लाह मतवज्जो करती हैं। आपने तो हमारे एक पता भी काट दिया था PTI का हमारे ही शो में। चले ये बता दें, सादा सा सवाल पूछना है, पार्लियामेंटेरियन वापस आ रहे हैं PTI के? देखिए, जो सियासतदान है, जो पॉलिटिशियन है, वो रास्ता छोड़ते नहीं है, मैदान खाली नहीं छोड़ते हैं। वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता करके जो पॉलिटिशियन है, जीरिक सियासतदान है, वो इंशाल्लाह ताला वो वापस आ रहे हैं। तादाद कितनी है मैडम आने वालों की? फिलहाल आने वालों की तादाद कितने रुजू कर चुके हैं? ये आगे देखिए होता है क्या, थोड़ा तो बता दे मैडम, कोई बात नहीं। देखें जी, मैंने आपसे पहले ही अर्ज किया कि जो ज़ेरिक सियासतदान है वो कभी भी मैदान खाली नहीं छोड़ते। और ये इमरान खान साहब की भी बहुत बड़ी गलती है कि इतनी बड़ी अपोजिशन जो है वो मैदान छोड़ के भागी हुई है। और उसको तो चाहिए था कि हुकूमत को जो है वो अभी बजट में बड़ा टफ टाइम दे सकती थी, लेकिन चूंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक खिलाड़ी है और वो अपना खेल खेल रहे हैं और सियासतदान अपना काम कर रहे हैं। शाहिदा साहबा, ये बता दीजिए, परवेज मुशर्रफ साहब आ रहे हैं, वेलकम बैक कहेंगी उन्हें? गॉड ऑफ ऑनर दिया था माशाल्लाह पीपल्स पार्टी ने, तो नून लीग के इस फैसले और ट्वीट को किस तरह देखती हैं आप? देखें जी, जो आईनी और कानूनी तकाजे, आप गार्ड ऑफ ऑनर की बात कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि उस मुशर्रफ को जो कहता था कि ये वर्दी मेरी चमड़ी है, वो जो कहता था कि मैं इक़्तिदार से कभी नहीं जाऊंगा, और आपने देखा कि उसको एक जमहूरी तरीके से रुखसत किया, तो उसको जो है आप इस तरह इस मानों में ना लें कि गार्ड ऑफ ऑनर देखिए, जो उस वक्त तकाजा था उसको किया, लेकिन उसके बाद उस पर केसेस भी बने, मुकदमात भी हुए। लेकिन इंसानी हमदर्दी के भी कुछ तकाजे होते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इसके ऊपर मुत्तफिक हैं सब, तो उनको अपने इलाज के लिए या अपनी सरजमीन पे वो वापस आना चाहते हैं, जिस कंडीशन से वो गुजर रहे हैं, इंसानी हमदर्दी की बेत पर अगर आने की इजाज़त दी जा रही है, तो वो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिदा रहमानी साहिबा आपके वक्त के लिए, हमें टाइम दिया आपने एंड बहुत अच्छे तरीके से हमारे सवालों का जवाब भी दिया। सर, इंसानी हमदर्दी के बेसिस पे लोग बाहर रहना पसंद भी करते हैं और हम उसको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वही इंसानी हमदर्दी के बेसिस पे हम किसी को वापस भी वेलकम कर रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड्स है या फिर ये हमारा खुला दिल है कि हम दोनों केसेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? असर हाजिर के तकाजों से मुकम्मल हम आहंग है ये सियासी, बहुत रियलिस्टिक है ये, बहुत रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच है। लेकिन सर, जहां तक बीच में शाहिदा रहमानी साहिबा ने मेंशन किया इमरान साहब को एज एन ऑपोजिशन मौके का फायदा उठाते हुए आके अब इस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए, बजट पेश हुए सब कुछ, मुझे थोड़ी सी खान साहब की कल की एक गैदरिंग थी जिसमें बोल रहे थे, मुझे ऑपोजिशन वाली फील आनी शुरू हो गई है। खान साहब ने पहली मरतबा एक ऑपोजिशन की तरह एक एड्रेस किया है इशू को कि इनको ये करना चाहिए और इनको ये करना, मुझे फाइनली लगा कि ही इज टॉकिंग अबाउट अ सोल्यूशन कि इनको करना चाहिए। अब ये है इक़्तिदार में, तो एज एन ऑपोजिशन जो एक टेक्निकली ऑपोजिशन का काम होता है कि आप क्रिटिसाइज करें और साथ में एडवाइस करें कि दिस इज नॉट द वे, दिस इज द वे। तो पहली बारी एक सियासतदान वाली एक मुझे एक पहली बारी तो नहीं होगा, नहीं आपको सही लगे, आप मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं, मैं एंडोर्स करता हूं, देर आए दुरुस्त है, तो कोई बात नहीं, ये रात का दिन का बुला रात एक्सेप्ट करके इन्हें थोड़ा सा हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। तो इलेक्शन की डेट भी मेरे मतलब इस हवाले से नजर आ रही है, ज्यादा किसी को टाइम नहीं मिला, इनको नहीं मिल सकता इतना ज्यादा टाइम, बस कर देना, एक ट्रेंड सेट हुआ है साढ़े थोड़े इतने अनोखा लाडला, तो सॉरी टू से मैं नहीं कहूंगा कहां तक सुकून करेंगे। अगला टेन्योर इनका नहीं है सर। अच्छा, लेकिन नहीं, ज्यादा जरूरी सवाल ये नहीं कि अगला टेन्योर किसका है, अगला टेन्योर है कब? अगला टेन्योर वक्त पे ही होगा। इस साल इलेक्शन के इम्कानात मुझे नहीं लगते हैं, किसी तरह भी इलेक्शन के इम्कानात साल के आखिर में अगर हो जाएं वो भी मुझे नहीं लगता, जब तक, क्योंकि अगर ये अपनी इसी सूरत हाल में मुल्क छोड़ के, शाह साहब की स्टेटमेंट सुनी थी पार्लियामेंट के अंदर, खुर्शीद शाह साहब की स्टेटमेंट छोड़े, मरियम ने भी ये कह दिया था कि जी जल्दी करवा देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जब तक मामलात सेट नहीं होंगे, जब तक ये डेफिसिट को कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक थोड़ा बहुत वो आवाम नहीं, हमारी कौन सी वाली आवाम, चीनी पत्ती आटा सस्ता करने वाली आवाम, जब तक उनको थोड़ा मुतमईन नहीं करेंगे तब तक अनाउंस नहीं करेंगे इलेक्शन, और अनाउंस कर देते हैं इनकी सियासी मौत हो जाएगी। सर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से थोड़ा बहुत जागती भी नजर आ रही है। पिछले कुछ एपिसोड में हमने उनका थोड़ा बहुत वो लेड बैक एटीट्यूड देखा था, पीछे हुए हुए थे, करने दें जो कर रहे हैं, हमें इसमें नहीं घुसना। बिलावल भुट्टो साहब भी हमें नजर आ रहे हैं कि एक पैरेलल यूनिवर्स के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी PR हो रही है माशाल्लाह, तैयार भी हो रहे हैं, सेटल भी हो रहे हैं। मैंने जो शाहिदा रहमानी साहिबा से एक सवाल पूछा था वो डॉज हो गया था थोड़ा सा, वैसे आपस की बात है, मैं मकसद नहीं सिर्फ पूछना चाह रहा, मैं एक्चुअली वो टेंजिबल असेसमेंट देखना चाह रहा हूँ कि ये फॉरेन विजिट्स का एक्चुअल अचीव क्या कर रहे हैं हम इन हालात के अंदर, जहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, सम ऑफ द अदर इसी वजह से वो एक ट्रिप्स ले रहे, इसी वजह से ताल्लुकात बहाल करना चाह रहे, मजीद अच्छे करना चाह रहे ताकि हमें सपोर्ट मिले। वो सपोर्ट के हवाले से कुछ ऑन पेपर कोई चीज़ आई है कि नहीं आई है? विजिट्स तो हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में भी प्लान्ड है, तो बिलावल भुट्टो साहब ये इन विजिट से कुछ अचीव कर रहे हैं या फिर अपनी PR कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं? जरदारी साहब की नर्सरी है, डेफिनेटली उसमें ट्रेनिंग की भी जरूरत है, और इंटरनेशनल रिलेशन अब आपका सब्जेक्ट भी है केवान, आप देखें कि आप बहुत अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को भी समझते हैं, बात भी करते हैं आप इन पे, तो मैं ये समझता हूँ कि उन्हें भी जाने दें थोड़ा सा अपने इंटरनेशनल रिलेशन, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी आपको सर अगर हालात ऐसे ना होते तो हमें मसला भी ना होता इन चीज़ों में, बिकॉज एक प्रिपरेशन नजर आ रही है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं पाकिस्तान के रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, लेकिन इन हालात के अंदर थोड़ी एक्सपेक्टेशंस फर्क है, न्यू फॉर्मेशंस हो रही हैं, तब तक नए दोस्त तब तक बर्बाद से हो जाएंगे, मेरा मतलब है। मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम जारी करना है, और कुछ ही अरसे में आपको नजर आएगा। जो भी आपने एक बात की थी, मुझे बहुत खूबसूरत आपने बात की थी, मैं उस पर भी थोड़ा सा आना चाहूँगा। आपने भी बात की थी कि पिछले दिनों में हमें थोड़ा लगा कि पीपल्स पार्टी एकदम तो पीछे चली कि उन्हें करने दो जो मर्जी, ये खुद टाइम डिसाइड करेंगे, जैसे ये पीपल्स पार्टी और नून लीग वाल माजी में कहते थे ना कि 3 साल तक सानू ना छेड़ना, 3 साल के बाद वो अपोजिशन फिर नजर आए, वरना वो फ्रेंडली अपोजिशन होती थी। इसी तरीके से ये दोनों आपस में तय किया हुआ है, क्योंकि इनकी राहें जुदा होनी है, ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, कहीं पे सीट एडजस्टमेंट जरूर इनकी होगी, मजबूरी के तहत ये इकट्ठे होंगे, दोनों के अपने नजरियात हैं, अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी अपनी सिमत है, एक लेफ्टिस्ट एक राइटिस्ट है, नवाज शरीफ जमात इस्लामी राइटिस्ट दाएं बाजू वाले, पीपल्स पार्टी जरा प्रोग्रेसिव फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वो जरा दूसरी लाइन के हैं। इसी तरीके से मौलाना साहब है, उनके पास मजहबी हवाले से बहुत ज़्यादा मामलात हैं, तो मैं ये समझता हूँ राहें सब की जुदा हैं, लेकिन उसकी टाइमिंग मुकर्रर है। अब वो टाइम कब आएगा कि जब ये तनकीद शुरू होगी और उसके बाद पीपल्स पार्टी थोड़ी सी नाराज़ हो जाएगी, फिर उनका एक आध वजीर जो है वो कोई स्टेटमेंट दे देगा, फिर उस स्टेटमेंट को काउंटर किया जाएगा, फिर कहेंगे नहीं 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 जी हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग है, फिर आहिस्ता 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 जब उनको पता है इलेक्शन अनाउंस करने के दौरान ISPR का रोल क्या देखते हैं? ISPR न्यूट्रल है सर,
अच्छा, इस तरह ही रखना है, फिर इधर ही रखते हैं सर। अब हम गैर जानिबदार भी उनको नहीं छोड़ते, ये हमारी मतलब क्या करें? आप क्या कहते हैं? स्टेटमेंट के बाद भी अब नहीं, आप क्या कहते हैं? अब अभी उन्होंने देखिए, उन्होंने खुद कह दिया कि जो मैंने तो आपसे न्यूट्रलिटी के हवाले से पूछा भी नहीं आपने। सर मैं वो न्यूट्रल की बात, ये पावर ऑफ सजेशन नहीं सर, मैंने पावर ऑफ सजेशन नहीं, मैंने आपको सीधी सी बात बोली, बिल्कुल न्यूट्रल है। देखिए ना, उनका किसी चीज से कोई आज मतलब कल आप डीजीआई पॉलिटिकल फ्रंट पे दे डू नॉट हैव अ रोल टू प्ले, क्लैरिटी के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए, सफाई पेश करने के लिए, साजिश हुई है। हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा फिर तो डेफिनेटली इंटरवीन करना पड़ता है। नेशनल इंटरेस्ट ही तो है सब कुछ, मेरा मतलब है इकोनॉमी है, ये भी एक रियलिटी तो है ना सर, इकोनॉमी ये भी तो एक रियलिटी। देखिए आप कल डीजीआई एसपीआर ने कहा हमने अपने 100 बिलियन रुपीस रिड्यूस किए हैं जी, अपने अखराजात कम किए, तो फिर ये इकोनॉमी पे डेफिनेटली उनका कंसर्न तो होता है। इज दैट अ न्यूट्रल स्टेटमेंट? यस इट इज। चल इसी बात पे हम ब्रेक लेते हैं, इससे आगे हम मजीद ना जाएंगे, ना हमें जाना चाहिए। हम इस बात पे ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक इन ओवर द फेंस। वेलकम बैक टू ओवर द फेंस। बात कर रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से। हमेशा बात करते हैं, बात करते रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा मसला है इस मुल्क का। महंगाई के हवाले से, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, डॉलर की उड़ान के हवाले से कुछ रुक नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। अब हेडलाइंस भी हमारी इतनी फ्रीक्वेंट हो रही है, और हर हेडलाइन में एक होता है ना, न्यूज़ के हवाले से थोड़ी बहुत टेक्निकल मैं आपको बताता हूँ, चलो एक पैचिंग होती है चीज़ की, जो पुरानी चीज़ है उसमें मजीद फॉलोअप नहीं है तो पैच करके उसको आगे भी लगाना होता है। सर पैचिंग का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हर न्यूज़ बुलेटिन के अंदर कोई ना कोई अपडेट है। इतनी फ्रीक्वेंट लेवल पे मुल्क के हालात आपके मजीद बदतरीन हो रहे हैं, इतनी फ्रीक्वेंट लेवल पे इन्फ्लेशन है, फ्रीक्वेंट लेवल पे डॉलर चढ़ रहा है, फ्रीक्वेंट लेवल पे इकोनॉमिक क्राइसिस पे मजीद हम नीचे जाए जा रहे हैं। कौम को डराना हमारा मकसद नहीं है, ये रेड टिकर्स लगाना हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम सेंसेशनलाइज करें, मजीद डराएं, लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिशियंस को सेंसिटाइज करना हमारा मकसद है। और इस हवाले से बार बार उनसे पूछना ज़रूर हमारा एक मकसद और हमारा फ़र्ज़ भी है, हमारा एक कौमी फरीज़ा भी है, और साथ साथ एक जर्नलिस्टिक लेवल पे भी हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम पूछें सोल्यूशन क्या है, कर क्या रहे हैं, क्या लाए अमल है, इस पर एक्टिविटी क्या हो रही है, टेंजिबल रिजल्ट अचीव करने के लिए क्या किया जा रहा है। ये सारी डिस्कशंस हम करते हैं पॉलिटिशियन से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जी अब्दुल्ला यूसुफ साहब, जो साबिक चेयरमैन FBR भी रह चुके हैं। उनसे कुछ सवाल पूछते हैं जी हम इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, एंड ये जो डॉलर की बढ़ती जो एक हमें उड़ान नज़र आ रही है बहुत तेज़ी से। अब्दुल्ला यूसुफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा, सर डॉलर में स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही है, इसमें कोई रुकावट क्यों नहीं आ रही है, इस हवाले से बताइए। अब ये बात देखें, बात ये है कि तरफ है आपकी फिस्कल डेफिसिट चल रहा है और दूसरी तरफ आपका ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। अब ये जो डॉलर वाली बात है, इसमें आपका जो फॉरेन एक्सचेंज चलता है ना, आपके पास जो बैलेंस होता है, उसमें भी आपकी जो इंपोर्ट्स में इतना ज्यादा इजाफा और आपके जो एक्सपोर्ट्स में उतनी ज्यादा वो नहीं है, तो जो गैप है आपका ट्रेड डेफिसिट वाला, अब उसमें जो आपका ये जो शॉर्टफॉल है ना, उसकी वजह से आपके ऊपर वो नहीं है पैसा डॉलर वाला जिस तरह से कि आपको चाहिए, तो आपका डॉलर जो है वो शॉर्ट है, तो इसलिए उसके ऊपर प्रेशर बनता है और फिर आपकी प्राइसेस में इजाफा चल रहा है। तो ये हमारी इकोनॉमी का मसला है, और ये अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन आई से ओवरऑल। अगर आप सर इन्फ्लेशन के हवाले से मैं बताइए, आपने वजूहात बिल्कुल स्टेट कर दी हैं कि डॉलर इन वजूहात के बेसिस पे ऊपर चढ़ रहा है, यही सारी रीजंस हैं जिनके बेसिस पे हमें ये सफ़र करना पड़ रहा है। इन्फ्लेशन भी सर आउट ऑफ कंट्रोल है, इन्फ्लेशन के हवाले से अवाम भी डायरेक्ट उसकी इम्प्लीकेशंस अवाम पे आ रही हैं, इसके हवाले से कोई क्या लाएमल होना चाहिए, किस बेसिस पे हम यहाँ पहुँचे हुए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस इन्फ्लेशन बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल सर? हाँ, ये भी मैं यही कहने लगा था कि इसी तरह से आप देखें इन्फ्लेशन की जो बात है, अब वो भी आपका जो हर लिहाज से जो है ना, आपकी कंजम्पशन के लिए जो भी चीजें होती हैं उसकी सोर्सेज होती है ना, जहाँ से आपने तो प्रोक्योर करनी होती हैं और उसके ऊपर फिर आपने आगे चलना होता है, सेल करना होता है। तो अब ये चीजें अगर आपकी महंगी होती जाएंगी और महंगी हैं और हो रही हैं, तो फिर आप उसको कैसे रोक पाओगे, और इन्फ्लेशन तो आनी होगी ना फिर, और इन्फ्लेशन का ही ये एक बहुत बड़ा हमारा मरला बना हुआ है जो ये इस वक्त चल रहा है, और इसको भी अब हमें इस तरह से आसान नहीं है मैनेज करना। सही। अच्छा अब्दुल्ला यूसुफ साहब ये बताइएगा, जिस तरह आपसे केवान साहब ने भी ये बात की, ये रेवेन्यू टारगेट की बात बार बार की जाती है कि रेवेन्यू टारगेट बढ़ाया जा रहा है,
कि रेवेन्यू टारगेट जो है वो हम अपनी मईशत को देख के करते हैं, ये IMF की तरफ से कोई डायरेक्शन हमें दी जाती है? देखें, तो IMF है वो एक आपकी इंटरनेशनल बॉडी है जो कि एक इम्पोर्टेंट अदारा है सारी दुनिया का, और उसको आपने उसकी जो होता है ना इंस्ट्रक्शन, उनको फिर हर हालत में फॉलो करना होता है। और अब है क्या कि उन्होंने आपको एक कोई पैसा देना है और उस पे अगर आपने नहीं किया, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है फॉलो नहीं किया, तो फिर वो आपको नहीं मिलेगा। और उसके साथ ही जो दूसरे इदारे हैं ना, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वो भी फिर आपको उस तरह से नहीं देंगे, और वो भी इसी चीज को देखेंगे कि IMF की जो कंडीशनलिटीज है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की क्या पोजीशन है। तो ये अब आपके लिए मैं कह रहा हूँ कि के लिए बहुत बड़े इस वक्त मरहले चल रहे हैं, बहुत ही सीरियस इशूज व्हिच आर गोइंग टू बी इजी टू हैंडल, और ये कोई ओवरनाइट वाली बात नहीं होगी, इट विल टेक टाइम ऑल्सो। तो ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है सर ओवरऑल, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोई रोल बैक करना या बैकफुट पर आना? नहीं, देखें, ये जो जहाँ तक FPR की बात है ना, और जो रेवेन्यू टारगेट की बात है, तो हमारी ओवरऑल पोजीशन है इकोनॉमी की, जिस तरह से मैंने फिस्कल डेफिसिट की बात की, आपको सब्सटेंशियल इजाफा जो है वो चाहिए इन द रेवेन्यू कलेक्शन। और उसके लिए अब ये जो बात है ना कि हमने इतना ज्यादा अपना बढ़ा दिया है, टारगेट बढ़ा दिया है, अभी तो मैं ये कहूंगा कि अभी टारगेट को और भी हमें बढ़ाना होगा। जो अभी हमारा गैप चल रहा है ना, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का, उसके हिसाब से अब उसमें जो मेन चीज है रिफॉर्म्स वाली जो बात कर रहे हो ना, वो बहुत क्रिटिकल है, जिसमें हमने करना क्या है कि अपनी टैक्स पेयर बेस को सब्सटेंशियल इजाफा लाना है, और उसके लिए आपको हर हालत में करना ये है कि सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन, यानी जो आपका CNIC नंबर है ना, दैट इज योर सोल आइडेंटिफायर, और उसकी बेसिस पे आपका जितनी थर्ड पार्टी सोर्सेज है वहां से इंफॉर्मेशन लेनी है, और फिर आपने रीच आउट करना है टू दोज पोटेंशियल टैक्स पेयर। तो फिर आपकी टैक्स पेयर बेस में सब्सटेंशियल इजाफा भी आना चाहिए और रेवेन्यूज में भी इजाफा आना चाहिए। सर, आखिर में मैं चाहूंगा आप बताइए, हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे करंट सिचुएशन के अंदर, करंट सर्कमस्टांसेस के अंदर, आपकी तरफ से क्या पैगाम होगा करंट हुकूमत को? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, अब ये चीजें जो हैं ये आपके बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, और इस पर हर हालत में हमें जो कुछ करना होगा, जो भी हम कर सकते हैं ना, उसमें आप कोई भी इस तरह से नहीं है कि जी इसको बस आप चलने दो और छोड़ दो, और जैसे हमारा होता है एक नॉर्मल तरीकेकार। हमने, जैसे मैंने कहा, एक तरफ आपको रेवेन्यूज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन आपको हर हालत में इंक्रीज करनी होगी, दूसरी तरफ आपको ट्रेड डेफिसिट जो है उसको आपने हैंडल करना है, इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना होगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, और ये आपके लिए हैं जो चैलेंजेस हैं जो आपको हर हालत में करने होंगे इन द नेशनल इंटरेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ साहब, साबिक चेयरमैन FBR रह चुके हैं, एंड उन्होंने अपनी इनसाइट शेयर की। आखिर में डॉक्टर साहब, अच्छा लगा कि एक सोल्यूशन तो नहीं, लेकिन एक एटलीस्ट एक रोड मैप बताया गया कि ये चीज़ें हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है, एंड जो हम पहले भी मेरे ख्याल से डिस्कशन कर रहे थे कि ये वक्त गुजारने वाली अब वो टाइम नहीं रहा कि यू हैव टू स्पेंड योर टाइम, एंड आपने पूरा टाइम अपना पूरा करना है, और उसके अंदर आपने इलेक्शनरिंग करनी है फॉर दैट मैटर। कुछ इकदामात लेने पड़ेंगे जो अभी से नज़र तो आना शुरू हो गए, लेकिन टफ डिसीजंस की जो इंटरप्रिटेशन है वो भी हमने कुछ रिसेंट टाइम्स में देखा है, वो भी बहुत फ़र्क है। PTI की तरफ से टफ डिसीजंस इज समथिंग एल्स। अब जो मौजूदा हुकूमत है वो टफ डिसीजंस को वो कहती है जो आवाम के लिए टफ होती हैं। टफ डिसीजंस तो मेरे ख्याल से इनके लिए होनी चाहिए, टफ डिसीजंस की जो इम्प्लीकेशंस हैं इनके अपने ऊपर होनी चाहिए। आप सही कह रहे हैं। टफ डिसीजंस तो तब टफ हुई ना जब इनको स्टेट टफ जो है वो हम क्यों इस हम पे बोझ लाद रही है, खुद पे ला देना, अपने अखराजात कम तो करें, ये टफ प्रोटोकॉल्स किस कम बेसिस करें। पे कह रहे हैं इन डिसीजंस? अच्छा, ये जो अभी अब्दुल्ला यूसुफ साहब ने एक बात की थी ना कि रेवेन्यू मोबिलाइजेशन की जरूरत है, तो रेवेन्यू मोबिलाइजेशन से पहले आपको ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करना पड़ेगा, जो कि FBR और अवाम के दरमियान है।
वो ट्रस्ट डेफिसिट जब तक खत्म नहीं होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो करप्शन का जो एक अंबार लगा हुआ है और एफबीआर जो एक जिन और बहू की तरह लोगों को डराता है, जब तक हमने एफबीआर रिफॉर्म्स नहीं लाई, रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं होगा। और एक सिटीजन जिसका ये राइट है, वो सोचता है कि अगर मैं टैक्स पेयर या फाइलर बनने जा रहा हूं तो क्या मेरे बच्चों को मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत मिलेगी। अगर उसको आप ये ट्रस्ट उसका डेवलप नहीं कर सकते, बहाल नहीं कर सकते, इंपोर्ट भी तब तक आपकी रिड्यूस नहीं होगी जब तक आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम नहीं किया। आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्रेडिट जरूर ले लेते हैं, वो सिक्योरिटी से उसके कंसर्न ज्यादा है कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं, टैक्सेस में उनको रिलैक्सेशन देते हैं, ये तो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। कॉस्ट ऑफ डूइंग प्रोडक्शन आपकी कहां चलेगी? आप कॉस्ट आपकी जो है वो इतनी ज्यादा है, आप इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसके बाद आप उसको कहते हैं कि जी हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मुझे आप बताएं, मुझे ये मंतक समझ नहीं आया, इंपोर्ट के बाद एक्सपोर्ट कैसी होती है? एक तो वो बैलेंस जो है वो भी नहीं है, दूसरा आपकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, आप उस पर क्या एक्सपोर्ट करेंगे? हमारा एक्सपोर्टर डेफिनेटली कॉस्ट पे डिपेंड करता है ना। कॉस्ट देखें, मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, रियल एस्टेट में हमने काम किया, क्या किया काम किया हमने रियल एस्टेट में? आप कहते हैं कि हमने उसको एमएनएसटी दी थी, आज 2 लाख से तजावुज कर गया, 2,20,000 या 2,15,000 अगर मैं गलत ना हूं, स्टील का रेट चला गया, 900 रुपए की सीमेंट की बोरी हो चुकी है। आपने उस सेक्टर को भी तबाह बर्बाद कर दिया। आप कहते हैं कि जी हमने उनको खुसूसी तौर पर रियायत दी, अब मजीद टैक्सेस बढ़ गए। 2 सेक्टर आपके मुल्क की इकॉनमी चला रहे हैं, रियल एस्टेट आपका काम चला रहा है, यानी जो तामीराती सेक्टर है वो काम चला रहे, दूसरा आपकी एग्रीकल्चर चला रही। आपने किसान को तबाह बर्बाद कर दिया, 6 रुपए का आप उससे खरीद कर मार्केट में 60 रुपए की 50 रुपए की चीज बेचते हैं। सर इन सारी बातों से हमें लॉन्ग टर्म तवील मुद्दती और हमें मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने। डॉक्टर साहब आपकी बातें सुन के एक तो ऑब्वियसली एक रियलिटी चेक तो है साथ साथ, लेकिन आप इस चीज़ को भी मेरे ख्याल से रियलाइज़ करेंगे कि हम एक मजीद करप्शन का भी माहौल बना रहे हैं इन सारे इकदाम के साथ साथ। जो टफ डिसीजंस ली जा रही है, मेरे ख्याल से जो चोर नहीं भी है वो भी अब चोर बनने की कंसिडरेशन करना शुरू हो जाएगा मजबूरी के बेसिस पे। वो जो कॉमन फिनोमिनन होता है एक ह्यूमन माइंड के अंदर कि मजबूरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है, हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब मैं वही रास्ता अपनाऊंगा जो रास्ता गलत रास्ता है। तो मेरे ख्याल से अब तो वो लूप होल्स मजीद क्रिएट किए जा रहे हैं कि करप्शन हो, टैक्स एवेजन हो, वही वाला माहौल क्रिएट किया जा रहा है जो मैं कहूँगा काफ़ी हद तक हमने जिससे छुटकारा हासिल किया था। अब वापस उसकी तरफ एतमाद बहाल जब तक नहीं होगा आवाम का, आपका रेवेन्यू टारगेट इंसेंटिवाइज ही नहीं कर रहे। टैक्स अगर हम आवाम को इंकरेज भी करना चाहते हैं तो उसमें इंसेंटिव कोई नहीं है, कोई आपको श्योर शॉर्ट स्ट्रेट वे आपको कोई बता नहीं सकता कि अगर ये करोगे तो उसके बदले में ये मिलेगा। वो फॉर योर हार्ड वर्क भी, अगर आप मेहनत भी कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कितना उसका सिला मिलेगा, कितना उसको फल मिलेगा, वो भी आपको कोई गारंटी इस माहौल के अंदर नहीं दे सकता। ये इस वक्त हालात बनते जा रहे हैं, टफ डिसीजंस हैं, लेकिन हमारी उम्मीद यही है प्रोग्राम के वाइंड अप के अंदर जाते जाते कि ये टफ डिसीजंस जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके लिए टफ साबित हो, ना कि अवाम के लिए। इसी नोट पे ओवर द फेंस से किमान हामिद को दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते मुलाकात होगी आप लोगों से। अल्लाह हाफिज और पाकिस्तान जिंदाबाद।